एक ऐसा कानून जो जो कागज पर कहता है कि हर सवाल का जवाब 30 दिन के भीतर मिलेगा। और एक ऐसा जमीनी सरकारी सिस्टम जो 60 दिन बाद जाकर नींद से जागता है। बिल्कुल। और जब जागता भी है ना, तो जवाब कैसा होता है? हाँ, जवाब अधूरा होता है, भ्रामक होता है, और कई बार तो पूरी तरह से झूठा, मतलब बस टालने वाली बात होती है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही मामले को डिकोड करने वाले हैं। जी। ये मामला असल में उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है जिन्होंने कभी भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की सदर तहसील से जुड़े कुछ बिल्कुल असली आरटीआई दस्तावेज हैं। और प्रथम अपील के पेपर्स भी हैं। सही कहा। ये सारे कागजात शैलेंद्र कुमार सिंह नाम के एक नागरिक के हैं, जिन्होंने 27 फरवरी 2026 को एक आरटीआई दाखिल की थी। और आज हमारा मकसद सिर्फ एक आवेदन को पढ़ना नहीं है जी, बल्कि उस पूरी कार्यप्रणाली को समझना है जहां सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से, मतलब काम से बचने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है, और कैसे एक जागरूक नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उस सिस्टम की, कह सकते हैं कि, घेराबंदी कर सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं। ये जो पूरा मामला है ना, ये असल में नौकरशाही के, या कहें ब्यूरोक्रेसी के उस मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया देता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वहाँ सूचना देना कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती, बल्कि एक बोझ माना जाता है। मतलब एक एक्स्ट्रा काम आ गया सिर पर। बिल्कुल। जब कोई नागरिक सिस्टम से सवाल पूछता है तो वो सिर्फ कोई जानकारी नहीं मांग रहा होता जी। वो एक तरह से उस पूरे विभाग के काम करने के तरीके का ऑडिट कर रहा होता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी सिस्टम अपना ऑडिट इतनी आसानी से तो होने नहीं देगा। एकदम सही। इसलिए वो क्या करते हैं कि जवाबों को तकनीकी भाषा के एक ऐसे चक्रव्यूह में लपेट देते हैं कि सवाल पूछने वाला खुद ही उलझ कर रह जाए। जी बिल्कुल वही। तो इस चक्रव्यूह की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2026 से। शैलेंद्र कुमार सिंह अपना आरटीआई आवेदन आजमगढ़ सदर के तहसीलदार, जो कि जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ भी हैं, श्री विवेकानंद दुबे के पास भेजते हैं। और इस आवेदन में बहुत ही स्पष्ट टू द पॉइंट जानकारी मांगी गई थी। हाँ, जैसे कि कुछ जमीन विवाद के जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और दाखिल खारिज की प्रक्रिया में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। अब देखिए, जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि दाखिल खारिज, या जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं। हाँ, म्यूटेशन, उसका सीधा सा मतलब है प्रॉपर्टी के सरकारी रिकॉर्ड में एक नाम हटाकर दूसरा नाम चढ़ाना। सही बात है। और इसके अलावा शैलेंद्र ने एसडीएम कोर्ट के कामकाज का कुछ बुनियादी डेटा भी मांगा था। अब यहाँ पर आरटीआई अधिनियम के उस बुनियादी नियम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है जिस पर यह पूरा का पूरा कानून खड़ा है। मतलब समय सीमा की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, समय सीमा। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि पीआईओ को 30 दिन के भीतर हर हाल में जानकारी देनी ही होगी। 30 दिन। और ये 30 दिन का समय इसलिए नहीं है कि अधिकारी आराम से चाय पीते हुए फाइलें ढूंढे। हाँ, ये आराम से महीने भर में कर देंगे। नहीं, ये असल में सिस्टम पर एक तरह का दबाव बनाने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य फाइलों को गति देना है। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी तय करना। जी। जब एक अधिकारी को पता होता है कि 30 दिन बाद उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, तो वो काम को टालने की जो उनकी आम आदत होती है ना, उससे बाहर आने को मजबूर हो जाता है। लेकिन सिस्टम अपनी इन आदतों से इतनी आसानी से कहाँ पीछा छुड़ाता है? बिल्कुल नहीं। और यहाँ भी वही हुआ। 30 दिन की समय सीमा चुपचाप गुजर जाती है। विभाग की तरफ से कोई हलचल ही नहीं होती। कोई हलचल नहीं। मजबूर होकर 4 अप्रैल 2026 को शैलेंद्र को प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील दायर करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है? फिर 27 अप्रैल 2026 को, यानी पूरे 60 दिन बीत जाने के बाद जो जवाब उन्हें पकड़ाया जाता है, वो इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि सरकारी टाल मटोल कैसे की जाती है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे, हाँ, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना ऑर्डर किया और 1 घंटे इंतजार करने के बाद वेटर एक खाली प्लेट लेकर आए। अरे बाप रे। और कहे कि सर, खाना खाने के लिए पहले आपको एक और नया फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एनालॉजी तो बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर, है ना? मतलब क्या सिस्टम के लिए उस 30 दिन की डेडलाइन का कोई वजूद ही नहीं है? अब देखिए, ये जो देरी होती है ना, ये अक्सर विभाग में कर्मचारियों की कमी का परिणाम कम होती है। अच्छा, तो फिर क्या है ये एक सोची समझी रणनीतिक सुस्ती होती है, जिसे हम डिले टैक्टिक्स कह सकते हैं। जानबूझकर देरी करना। बिल्कुल। अधिकारी ये मानकर चलते हैं कि अगर जवाब देने में देरी की जाए, बार बार दौड़ाया जाए,
तो शायद आवेदक थक कर हार मान लेगा। हाँ, वो सोचे भी कि छोड़ो यार, कौन इतनी माथापच्ची करे। लेकिन यहाँ आवेदक शैलेंद्र ने एक बहुत ही धारदार कानूनी पलटवार किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अपील में आरटीआई एक्ट की धारा 7(6) सेक्शन 7(6) को ढाल की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, ये धारा 7(6) वाला जो पहलू है ना, ये बहुत दिलचस्प है जी, क्योंकि दस्तावेजों में साफ देखा जा सकता है कि शैलेंद्र ने इसका बाकायदा जिक्र करते हुए सिस्टम को उसी के नियम याद दिलाए। असल में ये जो धारा 7(6) है, ये आरटीआई कानून का एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। क्या कहता है ये नियम? ये प्रावधान करता है कि अगर जन सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर सूचना देने में विफल रहता है, मतलब अगर वो फेल हो जाता है टाइम लिमिट में जवाब देने में, हाँ, तो उसे वो जानकारी आवेदक को मुफ्त में यानी बिना किसी फीस के उपलब्ध करानी होगी। अब सतह पर देखने से तो ये लगता है कि ये सिर्फ कुछ रुपयों की फोटोकॉपी का ही तो मामला है। जी, लोगों को लगता है कि 10-20 रुपए ही तो बचेंगे। लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत गहरा है ना। बिल्कुल, जब कोई जानकारी मुफ्त में दी जाती है ना, तो फाइल पर ये आधिकारिक रूप से दर्ज हो जाता है कि पीआईओ ने समय सीमा का उल्लंघन किया है। अरे वाह, मतलब ये एक लिखित स्वीकारोक्ति, एक रिटन एडमिशन बन जाती है कि अधिकारी अपने काम में विफल रहा। एकदम सही। और सरकारी नौकरी में रिकॉर्ड पर दर्ज एक विफलता भविष्य के प्रमोशन और अप्रेजल पर भारी पड़ सकती है। तो शैलेंद्र का ये कदम ये साबित करता है कि वो सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि उन्हें कानून के काम करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है। ये तो सीधा सिस्टम की दुखती रग पर हाथ रखने वाली बात हो गई। बिल्कुल। अब चलिए उस जवाब की चीरफाड़ करते हैं जो 60 दिन बाद आया था। जी, बिल्कुल करते हैं। अगर हम इस जवाब को पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे अधिकारियों के पास सवालों से बचने का एक पूरा का पूरा प्लेबुक या कोई मैनुअल रखा है। हाँ, जिसे हम गोलमोल जवाबों की कला कह सकते हैं। बिल्कुल। इस प्लेबुक का पहला तरीका है प्रक्रिया के अंतहीन लूप में फंसा देना। वो कैसे? जब शैलेंद्र ने एक केस की वर्तमान स्थिति और प्रमाणित प्रति मतलब सर्टिफाइड कॉपी मांगी, तो एसडीएम कोर्ट के रीडर ने जवाब दिया कि केस में अगली तारीख नियत है और कॉपी के लिए अलग से आवेदन करें। अलग से आवेदन करें? हाँ, मतलब सूचना मांगने पर कहा जा रहा है कि एक और आवेदन लगाइए। ये नौकरशाही का क्लासिक पास द पार्सल गेम है। हाँ, एक डेस्क से दूसरे डेस्क। अधिकारी ने यहाँ तकनीकी रूप से तो झूठ नहीं बोला जी, लेकिन उसने सूचना देने के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। जब आरटीआई का मकसद ये है कि एक आम इंसान को अलग अलग विभागों के चक्कर ना काटने पड़े, तो उसे वापस उसी पुरानी प्रक्रिया में धकेलना दरअसल सूचना देने से इनकार करना ही तो है। ये तो एक अदृश्य दीवार खड़ी करने जैसा हो गया। और अधिकारी ये भलीभांति जानते हैं कि नियमानुसार अलग से आवेदन करें ऐसी लाइनें लिखकर वो अपनी जिम्मेदारी किसी और डेस्क पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन शैलेंद्र ने भी इस दीवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने अपनी अपील में सीधा सवाल दागा कि किस धारा या कानून के तहत आप मेरी आरटीआई पर सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ये पूछना ही अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली कदम है। इसके बाद टालमटोल के प्लेबुक का दूसरा तरीका सामने आता है। वो कौन सा? मैनुअल का नाम बता के पल्ला झाड़ लेना। अच्छा, हाँ। जब आवेदक ने पूछा कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में कौन कौन से दस्तावेज देखे जाते हैं और किन अधिकारियों की भूमिका होती है, तो क्या जवाब मिला? राजस्व निरीक्षक का जवाब सिर्फ एक लाइन का था। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, बस। अब देखिए, ये जवाब देने की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां अधिकारी किसी भी तरह की व्याख्या करने से या समझाने से बचते हैं। कोई भी नागरिक ये जानना चाहता है कि जमीन पर असल में काम कैसे होता है। बिल्कुल, जैसे सेल डीड कैसे जांची जाती है, खतौनी में नाम कैसे चढ़ता है। लेकिन अधिकारी ने क्या किया? पूरी की पूरी राजस्व संहिता का नाम लिख दिया। ये तो ऐसा है कि कोई आपसे समय पूछे और आप उसे घड़ी बनाने की पूरी किताब पकड़ा दें। बिल्कुल सटीक बात कही। ये स्पष्ट रूप से जानकारी छुपाने का एक विनम्र लेकिन बहुत ही शातिर तरीका है। इससे ये पता चलता है कि सिस्टम जिज्ञासु लोगों को जवाब देना ही नहीं चाहता, बल्कि उन्हें कानूनी किताबों के बोझ तले दबा देना चाहता है। लेकिन टालमटोल का सबसे आक्रामक तरीका तो वो है जिससे हम फैंटम अटैचमेंट या कागजी भूत कह सकते हैं। अरे वाह, कागजी भूत, ये क्या है? शैलेंद्र ने जब कुछ पुराने मुकदमों के आदेश की कॉपी मांगी और साथ ही ये आरोप भी लगाया कि इन मुकदमों में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है, तो विभाग का क्या जवाब था? जवाब ये था कि आदेश पोर्टल पर अपलोड है और पोर्टल का आदेश संलग्न है, मतलब अटैच्ड है। लेकिन असलियत में उस लिफाफे में कोई आदेश संलग्न था ही नहीं। बाप रे। शैलेंद्र ने साफ लिखा है कि उनके लेटर में कुछ भी नहीं जोड़ा गया था,
और ये जवाब पूरी तरह से असत्य है। ये जो फैंटम अटैचमेंट की बीमारी है ना, ये सरकारी विभागों में बहुत आम हो चुकी है। ऐसा क्यों? इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। हाँ। जब कोई अधिकारी डिजिटल पोर्टल पर आरटीआई का जवाब सबमिट करता है जी। तो उसे फाइल क्लोज करने के लिए सिस्टम में कुछ तो दर्ज करना होता है ना। हाँ, कोई एक्शन तो दिखाना होगा। वो लिख देता है कॉपी संलग्न है और पोर्टल पर केस बंद हो जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड में दिखता है कि जवाब दे दिया गया, लेकिन भौतिक रूप से यानी उस फिजिकल लेटर में कोई कागज नहीं डाला जाता। बिल्कुल नहीं। ये जवाबदेही की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाता है। मतलब कोई डर ही नहीं है। अधिकारी ये मानकर काम कर रहे हैं कि उनकी कोई क्रॉस चेकिंग तो होगी नहीं। और अगर नागरिक दोबारा शिकायत करेगा भी तो उसे एक और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये सिस्टम की उस ढिठाई का सबूत है जहां जहां झूठ बोलना एक प्रशासनिक टूल बन गया है। बिल्कुल सही कहा। ये रवैया सच में चौंकाने वाला है। और इसके बाद शैलेंद्र ने अपनी लड़ाई को एक व्यक्ति बनाम अधिकारी से उठाकर सीधे पूरे कोर्ट की कार्यप्रणाली पर ला खड़ा किया। वो कैसे? उन्होंने एसडीएम सदर श्री नरेंद्र कुमार गंगवार, जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हैं, उनके न्यायालय का पूरा डेटा मांग लिया। अच्छा, डेटा में क्या क्या मांगा? उन्होंने पूछा कि एसडीएम साहब के पास अलग अलग धाराओं के तहत कितने केस हैं, वो कोर्ट में कितने दिन बैठते हैं और रोज कितनी फाइलें देखते हैं। तो इसका क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि रोज दोपहर 12 से 4 बजे तक बैठते हैं और करीब 80 फाइलें देखते हैं। यहाँ तक तो सब सामान्य लग रहा है। लेकिन फिर आता है वो सवाल जिसने सिस्टम की असलियत खोल दी। कौन सा सवाल? उन्होंने पूछा, ऐसे कितने केस हैं जिन्हें पिछले 6 महीने से देखा ही नहीं गया है? और यहीं पर नौकरशाही का सबसे कमजोर पहलू सामने आ जाता है। जी। जब डेटा मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो हमारा सिस्टम बहुत ही सतही स्तर पर, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे काम करता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब था ऐसा कोई रिकॉर्ड न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये बात किसी भी तार्किक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर कोर्ट को यही नहीं पता कि उसकी कौन सी फाइलें 6 महीने से धूल फांक रही हैं, तो वो पेंडेंसी या मुकदमों के बैकलॉग को कभी खत्म कैसे करेंगे? ये तो वही बात हुई ना कि कोई डॉक्टर एक दिन में 80 मरीज देख रहा है। जी, स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से समझाती है। असल में कोर्ट के काम करने का जो मैकेनिज्म है वो अक्सर दैनिक वाद सूची यानी डेली कॉज लिस्ट पर निर्भर करता है। मतलब आज का काम आज देखो। हाँ, आज कौन सी 80 फाइलें मेज पर आई हैं, सिर्फ उन पर फोकस होता है। लेकिन जो फाइलें एक बार नीचे दब जाती हैं, उनकी कोई एजिंग रिपोर्ट या सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग नहीं होती। तो इसका असर क्या होता है? अगर एक आधुनिक कोर्ट के पास ये डेटा ही नहीं है कि उसके सबसे पुराने और अटके हुए केस कौन से हैं, जी, तो इसका सीधा मतलब है कि उनके पास न्याय में हो रही देरी को मापने का कोई पैमाना ही नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ये कहना दरअसल अपनी प्रशासनिक विफलता को, अपने फेलियर को स्वीकार करना है। बिल्कुल। बिना सटीक डेटा के कोई भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। न्याय तो बहुत बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर सिस्टम को ये लगता है कि ऐसे गोलमोल जवाबों से सवाल पूछने वाले का मनोबल टूट जाएगा, तो यहाँ दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। हाँ, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस पूरे मामले का सबसे रोमांचक मोड़ है। जी। इसे हम एक नागरिक का कानूनी पलटवार कह सकते हैं। शैलेंद्र ने अपनी 4 अप्रैल और 27 अप्रैल की अपीलों में सिर्फ गुहार नहीं लगाई। मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है या मुझे न्याय दो। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने सीधे देश के दांडिक कानूनों, क्रिमिनल लॉस का इस्तेमाल किया। अरे वाह! उन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धाराओं को अपनी अपील में शामिल किया। ये वो बिंदु है जहां एक सामान्य RTI अपील एक गंभीर कानूनी नोटिस में बदल जाती है। जी। BNS 2023 की धारा 198, जो कि पुरानी IPC की धारा 166 हुआ करती थी, 166, उसका जिक्र करना एक बहुत ही कड़ा संदेश है। तो ये धारा असल में कहती क्या है? इस धारा का मैकेनिज्म ये है कि यदि कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर कानून की किसी निर्देश की अवहेलना करता है, मतलब नियम तोड़ता है, हाँ, और उसका ये कृत्य किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के इरादे से है, तो उसे 1 साल तक की साधारण कैद या जुर्माना हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शैलेंद्र ने सीधे अधिकारी को जेल या जुर्माने का डर दिखाया। जी। ये कोई हल्की बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अधिकारियों की उस धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है कि वो RTI एक्ट के तहत सुरक्षित है। कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक अपील और लग जाएगी। हाँ, लेकिन जब कोई अधिकारी जानबूझकर सही जानकारी छुपाता है, जी, या फिर वो फैंटम अटैचमेंट जैसे हथकंडे अपनाता है, तो वो केवल एक नियम नहीं तोड़ रहा होता। तो और क्या कर रहा है वो? वो एक नागरिक के अधिकारों का हनन कर रहा है,
जिससे उस इंसान को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। सही बात है। और इसके साथ ही शैलेंद्र ने बीएनएस की धारा 222 का भी हवाला दिया, जो पुरानी आईपीसी की धारा 187 थी। हाँ, ये धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए बाध्य है और वो जानबूझकर ऐसा करने से चूकता है, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। इन दोनों धाराओं को एक साथ रख कर देखने से ये समझ आता है कि आवेदक ने किस गहराई से अपना होमवर्क किया था। बिल्कुल, वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं भर रहे थे, वो सिस्टम के सामने एक आईना रख रहे थे और ये बता रहे थे कि उसे उन कानूनों की भी समझ है जिनसे अधिकारी डरते हैं। ये तो एक चाकू की लड़ाई में टैंक लेके आने जैसी बात हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अप्लाइड नॉलेज यानी लागू किए गए ज्ञान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बहुत से लोगों को कानूनों के बारे में पता होता है, लेकिन सही समय पर और सही दस्तावेज में उनका उपयोग कैसे करना है, ये असली कौशल है। जी, यही असली ताकत है। और शैलेंद्र का कानूनी पलटवार यहीं नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी अपील में उस चीज का जिक्र किया जो इस देश के हर कानून की, कह सकते हैं कि नींव है, भारत का संविधान। बिल्कुल। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। शैलेंद्र ने अपनी अपील में स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 को लिख डाला। उन्होंने सिर्फ इस अनुच्छेद का नाम नहीं लिखा, बल्कि बाकायदा इसकी व्याख्या भी की। जी। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 14 दो बातें कहता है: विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि भारत में कानून का शासन है, किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारी का नहीं। जी। चाहे कोई आम नागरिक हो या कोई उच्च पद पर बैठा अधिकारी, सभी पर समान कानून समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जब एक सामान्य प्रशासनिक शिकायत में सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया जाता है ना, तो पूरे विमर्श का, पूरी बहस का स्तर ही बदल जाता है। वो कैसे? ये अनुच्छेद ये स्थापित करता है कि जब एक सरकारी अधिकारी एक आम नागरिक को जानबूझकर परेशान करता है या उसे गोल मोल जवाब देकर टरकाता है, तो वो सिर्फ एक काम में देरी नहीं कर रहा होता। तो वो क्या साबित करना चाह रहा है? वो दरअसल ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो उस नागरिक से श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, और नियम उस पर लागू नहीं होते। एक तरह का अहंकार। बिल्कुल। और अनुच्छेद 14 उस अधिकारी के इसी अहंकार को चुनौती देता है। जी। ये उसे याद दिलाता है कि जिस कुर्सी पर वो बैठा है, वो कुर्सी और वो खुद दोनों उसी कानून के अधीन है जिसने उस नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार दिया है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। एक नागरिक का यह समझना कि उसकी आरटीआई सिर्फ एक जानकारी पाने का पर्चा नहीं है, जी, बल्कि समानता और जवाबदेही की एक बहुत बड़ी संवैधानिक लड़ाई का हिस्सा है। ये अपने आप में प्रेरित करने वाला है। बिल्कुल। तो इन सारे पन्नों, धाराओं और कानूनी दाव पेचों को समझने के बाद आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि आरटीआई निसंदेह एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसका रास्ता सीधा नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सिस्टम के पास असीमित धैर्य और टाल-मटोल करने की, कह सकते हैं कि अपार क्षमता है। हाँ, पोर्टल पर संलग्न है जैसे झूठ, और नियमानुसार अलग आवेदन करे जैसी भूल-भुलैया इस सिस्टम का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। सही बात है। ज्ञान है जी। और वो हार न मानने की जिद ठान ले तो इस मोटी चमड़ी वाले सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ये केस स्टडी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव के दिन काम नहीं करता। बिल्कुल। ये रोजमर्रा की उन अपीलों और आवेदनों में धड़कता है जहां एक आम इंसान सत्ता से जवाब मांगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम इस पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को इतनी गहराई से देखते हैं, तो ये हमें कुछ और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। आज के इस दौर में जहां हर एक फाइल, हर एक आदेश और हर एक प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल पर है, जी, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था खुद ब खुद जवाबदेह बन जाए? मतलब ऑटोमेटिक तरीके से? हाँ, अगर 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं मिलती है, तो क्यों एक नागरिक को बार बार अपील का कागज लेकर दौड़ना पड़े? सही बात है। क्यों ना सिस्टम ऐसा हो जहां समय सीमा पार होते ही संबंधित अधिकारी पर ऑटोमेटिक तरीके से बिना किसी इंसान के दखल के जुर्माना लग जाए और उसका अलर्ट सीधे उसके उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए। बिल्कुल। जब तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है, एआई आ गया है, तो जवाबदेही तय करने का काम अभी भी मैनुअल और थकाऊ क्यों है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने को प्रेरित करता है कि भविष्य में प्रशासनिक पारदर्शिता का रूप आखिर कैसा होना चाहिए। क्या हमें सिर्फ मजबूत नागरिकों की जरूरत है, या फिर एक ऐसे सिस्टम की जो डिफॉल्ट रूप से अपने डिजाइन से ही ईमानदार होने के लिए बनाया गया हो?